अब तक आप लोगों ने पढ़ा। प्रेम को मन्नत के चेहरे पर कुछ गिला सा महसूस होता है तो प्रेम मन्नत की होठों को छोड़कर मन्नत का चेहरा देखने लगता है। मन्नत की आंखों में आंसू थे और मन्नत के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। प्रेम अपने दूसरे हाथ को मन्नत की सलवार से बाहर निकालता है और मन्नत राहत की सांस लेती है। मन्नत जोर से सांस लेते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हो प्रेम, अगली बार मुझसे दूर जाने से पहले इस दर्द को याद रखना। अब आगे। मन्नत की आंखों में आंसू थे। मन्नत को अपनी एक ब्रेस्ट में भी बहुत दर्द हो रहा था और अपने प्राइवेट पार्ट में भी बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत अपना सर प्रेम के कंधे पर टिकाकर जोर जोर से सांसें लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। लेकिन तभी प्रेम के होंठ मन्नत को अपनी गर्दन पर महसूस होते हैं और प्रेम के हाथ अपने पेट पर जो मन्नत के पेट को सहला रहे थे और प्रेम के होंठ मन्नत की गर्दन और कंधे पर फिर से चलने लगे थे, जिसे महसूस करके मन्नत अपनी आंखें खोल देती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। हालांकि खड़े होते हुए उसे अपने पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द हुआ था। प्रेम ने मन्नत के कपड़े आधे से ज्यादा खोल दिए थे जिन्हें मन्नत संभाल कर खड़ी हुई थी। प्रेम जो मन्नत के जिस्म में मदहोश हो गया था, अचानक से मन्नत के दूर हो जाने पर प्रेम को फिर से गुस्सा आ जाता है। प्रेम गुस्से से मन्नत की तरफ देखता है लेकिन मन्नत पहले ही अपनी सफाई देते हुए बोलती है, देखिए हमें बहुत दर्द हो रहा है और वैसे भी सुबह हो चुकी है और आपको भी ऑफिस जाना है, आपको जो करना है आप रात में करिएगा, अभी नहीं। मैं रात में आपको नहीं रोकूंगी और ना ही आपसे दूर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। प्रेम, लेकिन मुझे अभी चाहिए, मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता, आई वॉन्ट राइट नाउ। प्रेम की बात सुनकर मन्नत और भी ज्यादा घबरा जाती है और मन्नत घबरा हुए बोलती है, लेकिन अभी तो आपको ऑफिस जाना है ना, तो आप ऑफिस चाहिए। प्रेम, कंपनी मेरी है, वाईफी मेरा, जब मन करेगा मैं तब जाऊंगा। अब मन्नत को कुछ समझ नहीं आता। मन्नत क्या करे। मन्नत नजरें घुमाकर अपने चारों तरफ देखने लगते हैं और तभी मन्नत भागकर वॉशरूम में घुस जाती है। वो दरवाजा बंद कर लेती है और ये देखकर प्रेम को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आती है क्योंकि प्रेम सिर्फ मन्नत को परेशान कर रहा था। प्रेम को मन्नत को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। मन्नत को डरता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए प्रेम बस मन्नत को परेशान कर रहा था। प्रेम का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन प्रेम फिर भी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम के पास आता है और वॉशरूम के दरवाजे को बजाते हुए बोलता है, वाईफी वाईफी दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मन्नत अपने मन में बोलती है, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं दरवाजा खोलो, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मन्नत, पतिदेव समझने की कोशिश कीजिए, अभी सुबह का वक्त है, सभी लोगों को काम होता है, कोई ना कोई मुझे बुलाने के लिए आ ही जाएगा और ऐसे में मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी। मन्नत के मुंह से दोबारा पतिदेव सुनकर प्रेम को बहुत अच्छा लगता है। प्रेम समझ जाता है जिससे प्रेम ने मन्नत को वाइफी नाम दिया है। मन्नत ने प्रेम को पतिदेव नाम दिया है। प्रेम, ठीक है अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें तो मैं रात में बताऊंगा। प्रेम अपनी फाइल और लैपटॉप का बैग लेकर कमरे से जाते हुए बोलता है, जा रहा हूँ लेकिन रात में छोड़ूंगा नहीं। प्रेम जाते हुए दरवाजा जोर से बंद करके जाता है जिसकी आवाज मन्नत को अंदर वॉशरूम में आ जाती है और मन्नत समझ जाती है कि प्रेम जा चुका है। मन्नत राहत की सांस लेती है और धीरे से दरवाजा खोलती है। मन्नत कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा दी है और जब मन्नत को यकीन हो जाता है कि प्रेम सच में जा चुका है तो मन्नत वॉशरूम से बाहर आती है। मन्नत दरवाजा लॉक करने के लिए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी एक प्रेम एकदम से दोबारा आता है और जल्दी से मन्नत के माथे पर किस करके चला जाता है। प्रेम का अचानक आना, किस करना और फिर जल्दी से चले जाना मन्नत के चेहरे पर भी एक सुकून वाली मुस्कान ला देता है। मन्नत दरवाजा लॉक करती है और फिर आईने के सामने मुस्कुरा कर खुद को देखने लगती है। प्रेम ने मन्नत का सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया था और मन्नत मुस्कुरा रही थी कि उसके श्रृंगार को बिगाड़ने वाला उसका पति था। एक औरत अपने पति के लिए ही सजती और संवरती है, उसे दुनिया से मतलब नहीं होता कि दुनिया उसकी खूबसूरती को देखेगी या नहीं देखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक औरत की आंखों में चाह होती है वो अपने पति की होती है कि उसका पति उसका श्रृंगार देखे और उसकी तारीफ करे और उसके श्रृंगार में इतना मदहोश हो जाए कि खुद ही उसके श्रृंगार को बिगाड़े। फिर मन्नत एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपने आप को डांटते हुए बोलती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, प्यार नहीं करके गए हैं, सजा देकर गए हैं। अजीब इंसान है, पहले अपने कमरे में आने नहीं देते थे और अब अपने कमरे से जाने नहीं देते। मन्नत खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपने बाल सही करती है और फिर अपनी ब्रा का हुक लगाने लगती है, लेकिन तभी मन्नत को अपनी ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है। मन्नत अपनी ब्रेस्ट को देखती है तो वो पूरी लाल हो चुकी थी।
मन्नत प्रेम को मन मन में हजार गाली देते हुए ड्रोन में से एक ऑइंटमेंट निकालती है और फिर उसे अपनी ब्रेस्ट पर लगाती है और फिर अपनी ब्रा को पहन लेती है और अपने सूट को सही करके दुपट्टा सही करती है और फिर अपने आप को आईने में देखती है तो अभी सब कुछ सही था। मन्नत दरवाजा खोलकर धीरे धीरे कदमों से बाहर जाती है क्योंकि मन्नत के पेट के निचले हिस्से में भी काफी दर्द था। मन्नत अपने कमरे से बाहर आकर सीधा किचन में वापस जाने लगती है, लेकिन तभी मन्नत को नैना की आवाज आती है। भाभी एक कप कॉफी प्लीज, सर दर्द हो रहा है। नैना अपना बैग टेबल पर रखती है और सोफे पर ही लेट जाती है। थोड़ी ही देर में मन्नत अपने हाथ में कॉफी लिए नैना के पास जाती है और फिर कॉफी को टेबल पर रखकर नैना के बराबर में बैठ जाती है तो नैना अपना सर मन्नत की गोद में रख देती है। लगता है रात में बिल्कुल भी नहीं सोए। थोड़ी देर तो आराम कर सकते थे ना, ऐसी भी क्या ड्यूटी कर रही थी तुम की पूरी रात तो मैं जरा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिला। मन्नत बोलते हुए नैना का सर अपने हाथों से हल्के हल्के दबा रहे थे तो नैना मुस्कुराकर मन्नत को बोलती है, आपको पता है भाभी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो और जब से आप मेरे लाइफ में आई हो मुझे माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। पहले मेरा ख्याल सिर्फ भाई रखते थे, लेकिन अपनी काम की वजह से भाई भी मेरे पास ज्यादा नहीं रहते थे। लेकिन मुझे जब भी आपकी जरूरत होती है आप हमेशा मेरे साथ होते हो। आई लव यू भाभी। मन्नत मुस्कुराकर नैना का कान पकड़ते हुए बोलती है, मस्का लगाना हो गया हो तो अब मुझे असली बात बताओ। नैना अपना कान पकड़ते हुए, ए भाभी दर्द हो रहा है, छोड़ो, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ तेरे। नैना एकदम सीरियस होकर बैठ जाती है और मन्नत का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी कल रात विजय का एक्सीडेंट हो गया। मन्नत कंफ्यूज होकर नैना को देखती है तो नैना समझ जाती है कि मन्नत भाभी थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि विजय तो काशी में होगा, इसीलिए मन्नत भाभी थोड़ा कंफ्यूज है। तो नैना क्लियर करते हुए बोलती है, विजय आपका दोस्त। और फिर मैंने सारी बातें मन्नत को बता देती है जो भी कल रात हुआ। कल रात की सारी बात बताने के बाद नैना मन्नत का हाथा में हुए ही बोलती है, लेकिन भाभी अब विजय बिल्कुल ठीक हैं और 2 से 3 हफ्ते में वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। मन्नत राहत की सांस लेती है और फिर मन्नत नैना को बोलती है, तुम दोबारा हॉस्पिटल कब जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे विजय से मिलना है। मैं बस 2 घंटे बाद ही वापस हॉस्पिटल जाऊंगी। अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा आराम कर लेते हो क्योंकि आराम नहीं करूंगी तो अपने पेशेंट पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए मुझे 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। इतना बोलकर नैना कॉफी का कप उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है और मन्नत भी घर के बाकी काम करने में लग जाती है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। प्रेम अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी कुणाल प्रेम के केबिन में आता है। प्रेम कुणाल को देखकर गुड़गांव वाली साइट के बारे में पूछता है। कुणाल प्रेम को बताता है, गुड़गांव वाली साइट का सारा काम बंद है क्योंकि वहां के वर्कर ने काम करने से मना कर दिया है और सभी लोग वहां पर धरना देकर बैठ गए हैं। प्रेम अपनी सीट पर पीछे होते हुए और अपने हाथ में पेन को घुमाते हुए बोलता है, किस मसूर की मौत हुई है उसकी फैमिली को मुआवजा नहीं दिया। कुणाल, उनकी फैमिली को मुआवजा भी दिया गया है और बच्चे की पढ़ाई की और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी कंपनी ले रही है, लेकिन उसकी वाइफ ने मना कर दिया और उसकी वाइफ प्रोटेस्ट कर रही है और उसी के साथ बाकी के मजदूर भी उसका साथ दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइट का सारा काम बंद पड़ा है। कोई भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो इसमें किसी की साजिश लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो इन सब चीजों के पीछे है, जो हमारे मजदूरों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। और अगर कोई उनसे बात करनी भी ज्यादा है तो वह लोग मारने पीटने पर उतर आते हैं। प्रेम, तो फिर वो लोग चाहते क्या है? अगर वो लोग हमसे बात ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी डिमांड क्या है? कुणाल, वो लोग सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम ही से ही बात करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम खुद जाओ और उनसे बात करो। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो तुझे वहां पर बुलाना चाहता है। प्रेम कुछ सोचते हुए बोलता है, चलो तो फिर मिलकर आते हैं। आखिर कौन है जो इतनी शिद्दत से मुझे याद कर रहा है और मुझे वहां पर बुलाना चाहता है? कुणाल, तुम पागल हो गए हो जो वहां पर जाना चाहते हो। प्रेम, कहां पर खतरा भी हो सकता। प्रेम बेपरवाही से बोलता है, अब तो जो होगा वहां पर जाकर ही पता चलेगा। प्रेम और कुणाल आपस में बात कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। प्रेम कमिंग, और जियान अंदर आता है। प्रेम, जियान, सारी तैयारी हो गई? जियान, जी सर, सारे तैयारी कर ली है, हम चलने के लिए तैयार हैं।
कुणाल हैरानी से जियान को तो कभी प्रेम को देखता है और फिर बोलता है, मतलब तूने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुझे गुड़गांव वाली साइड पर जाना है। प्रेम, हाँ, और अब जल्दी से खड़ा हो क्योंकि तू भी मेरे साथ चल रहा है। कुणाल, तुझे पता है ना तू एक नंबर का कमीना है। प्रेम मुस्कुराते हुए कुणाल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, हाँ पता है, तू ही तो रोज बताता है मुझे। और कुणाल अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए प्रेम के साथ चला गुड़गांव के लिए निकल जाता है। नैना अपने कमरे में सो रही थी और मन्नत अपनी न्यू कंपनी का काम कर रही थी। धीरे धीरे मन्नत अपनी असिस्टेंट रूही की मदद से काम सीख रही थी और कंपनी को संभालने की कोशिश कर रही थी। और शोभा जी बेचैन होकर हॉल में चक्कर काट रही थी। उनकी नजर रह रहकर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था, शायद वो किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और थोड़ी ही देर बाद एक लग्जरियस कार दरवाजे पर आकर रुकती है और उनमें से एक 26 साल का गुड लुकिंग लड़का 3 पीस सूट पहने आंखों पर गॉगल्स लगाकर गाड़ी से बाहर उतरता है। और उसी के साथ ही एक खूबसूरत लड़की भी उस गाड़ी से बाहर निकलती है। लड़की ने रेड कलर की 1 पीस बॉडी फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर काफी मेकअप लगाने से लड़की काफी सुंदर लग रही थी। लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाते हुए बोलता है, कम बेबी, दिस इज अ हाउस। वैसे तो ये घर बड़े भैया का है, लेकिन आजकल मॉम भी यहीं पर रहती है, तो जब तक हम इंडिया में हैं, हम भी इसी घर में रुकेंगे। लड़की अपना सर उठाकर पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रही थी और फिर लड़की लड़के को बोलती है, बड़े भैया का घर, यानी कि इस घर के अलावा भी क्या तुम्हारा कोई और घर भी है? लड़का, हाँ, इस घर के अलावा भी हमारा एक और घर है, सिंघानिया विला। वह घर इस घर से थोड़ा सा छोटा होगा बस। शोभा जी लड़के को अंदर घर में आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी से चिल्लाते हुए बोलती हैं, मन्नत मन्नत जल्दी आओ। शोभा जी की आवाज सुनकर मन्नत, जो काम कर रही थी, जल्दी से बाहर आती है। लेकिन तभी शोभा जी की आवाज फिर से मन्नत को सुनाई देती है, जो बोल रही थी, मन्नत, मंदिर में मैंने एक पूजा की थाली सजा कर रखी है, उसे जल्दी लेकर आओ। मन्नत घर में बने मंदिर में जाती है तो वहां पर पूजा की थाली रखी हुई थी और उसमें एक चावल से भरा कलश भी रखा था, जिसे देखकर मन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। शोभा जी के पास आ जाती है तो शोभा जी मन्नत के हाथों से थाली लेकर चावल से भरे कलश को चौखट पर रख देती हैं और फिर लड़के और लड़की की आरती उतारती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं। फिर शोभा जी लड़की को बोलती हैं, बेटा, अपने दाहिने पैर से कलश में ठोकर मारकर अंदर आओ। मन्नत लड़के को देखकर समझ गई थी कि यह लड़का शोभा जी का बेटा है, क्योंकि शोभा जी ने मन्नत को कई बार अपने बेटे के बारे में बताया था और उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, जिसको याद करके मन्नत पहचान जाती है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रणव सिंघानिया है। लेकिन प्रणव के साथ आई लड़की को देखकर मन्नत कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो लड़की मन्नत को जानी पहचानी लग रही थी। मन्नत सोच रही थी, शायद इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। लड़का और लड़की दोनों अंदर आते हैं। लड़का शोभा जी के गले लगते हुए बोलता है, माँ कैसी हैं आप? शोभा जी अपनी आंखों में नमी लिए लड़के के गले लगकर बोलती हैं, आ गई तुझे अपनी माँ की याद? तू तो विदेश जाकर अपनी माँ को भूल ही गया। क्या तुझे मेरी जरा सी भी याद नहीं आती थी वहाँ? प्रणव, अब तो आ गया हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। तभी लड़की हल्का सा खांसते हुए बोलती है, अगर माँ बेटे का मिलाप हो गया हो तो माँ अपने बेटे की बहू से भी मिले, वो भी आपके बेटे के साथ आई हैं। शोभा जी प्रणाम से अलग होते हुए लड़की के गाल पर हाथ रखकर बोलती हैं, बहुत ही प्यारी बहू ढूंढी है। वैसे तूने मेरे लिए, शायद मैं भी अगर तेरे लिए बहू ढूंढने जाती तो शायद इतनी सुंदर बहू ना ढूंढ पाती। लड़की शोभा जी के पैर छूती है और शोभा जी लड़की को आशीर्वाद देते हुए अपने सीने से लगा लेती हैं और फिर अलग होकर मन्नत पर बोलती हैं, प्रणव, ये मन्नत है तुम्हारी भाभी और प्रेम की पत्नी। प्रणव हाथ जोड़कर मन्नत को प्रणाम करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मन्नत भाभी को आपने मन्नत भाभी के बारे में इतना कुछ बताया है कि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। प्रणव की बातें सुनकर मन्नत मुस्कुरा देती है और मन्नत बोलती है, और आप हैं प्रणाम भैया, आपके बारे में भी शोभा माँ ने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। फिर शोभा जी लड़की की तरफ हाथ दिखाकर बोलती हैं, और बेटा यह है नताशा, प्रणव की पत्नी। इन्होंने 2 दिन पहले ही शादी की है और इस नालायक ने मुझे कल ही अपनी शादी के बारे में और इंडिया आने के बारे में बताया था। और तुम्हें पता है बेटा, नताशा प्रेम की लंदन वाली कंपनी में ही काम करती है।
नताशा प्रेम की पर्सनल असिस्टेंट है। लंदन का सारा काम नताशा ही संभालती है और अभी अभी प्रेम ने जो नई कंपनी खोली है उसकी सारी देखभाल भी नताशा ने ही की थी। नताशा प्रोफेशनली मन्नत के सामने हाथ बढ़ाकर बोलती है, हेलो मैम, कैसी हैं आप? मन्नत अब अपनी सोच पर विराम लगाते हुए बोलती है, अरे हाँ, तभी तो मैं इतने समय से सोच रही थी कि तुम्हें मैंने कहाँ देखा है। तुम मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो? मैंने तुम्हें मन्नत आर्ट गैलरी में अपनी के समय देखा था। नताशा भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है तो मन्नत नताशा का हाथ हटाते हुए बोलती है, देखो ये हाय हेलो ना ऑफिस में चलता है, घर पर नहीं। यहाँ पर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी, और देवरानी जेठानी से हाथ नहीं मिलाते, उनके गले लगती हैं। और मन्नत नताशा को अपने गले लगा लेती है। नताशा भी मन्नत के गले लग जाती है और मन्नत के गले लगते ही नताशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तभी वहां पर एक अतरंगी सा लड़का आता है जिसके बाल 3 कलर के थे, नीले, हरे और गुलाबी, जिसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, गले में काफी सारी चेन और हाथों में भी अजीबोगरीब अंगूठियां पहन रखी थी। कुल मिलाकर लड़का एक नंबर का छतरी लग रहा था। मन्नत को उस लड़के को देखकर बहुत हंसी आती है, लेकिन मन्नत अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और वह लड़का प्रणब के पास आकर प्रणब को बोलता है, ब्रो क्या ये तुम्हारा घर है यार? अगर तुम्हारा घर है ना तो बहुत भूख लगी है, कुछ इंडियन खाने को मिलेगा यहाँ पर? प्रणब मुस्कुराते हुए लड़के के कंधे पर हाथ रखकर शोभा जी को बोलता है, माँ ये मेरा दोस्त जैकी है, ये लंदन में ही मेरे साथ पढ़ाई करता था, इससे इंडिया घूमने का बहुत मन था तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया, ये भी कुछ दिनों तक हमारे साथ यही रहेगा। शोभा जी मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त है तो यही रहेगा, कहीं और क्यों रहेगा, और बेटा इसे अपना ही घर समझना, ठीक है, और हाँ तुम्हें यहाँ पर इंडियन खाना भी मिलेगा। तभी नैना अपने कमरे से एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहनकर जमवाई लेते हुए बाहर आती है और नैना की नज़र जैकी पर जाती है तो जैकी को देखकर नैना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। मन्नत जल्दी से नैना के पास आती है और मन्नत नैना को अपनी आंखों से और एक उंगली को अपने होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा करती है। मन्नत का इशारा देखकर नैना अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए चुप होने की कोशिश करती है, लेकिन जब जैकी नैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जैकी नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में बोलता है, वाओ इंडियन ब्यूटी, आई लाइक इट। प्रणव शोभा जी को देखते हुए बोलता है, माँ ये नैना है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है? शोभा जी बात को टालते हुए बोलती है, वो सब छोड़ो, तुम दोनों बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर कमरे में चेंज कर लो और थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दी हूँ, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में मिलकर बैठकर बात करेंगे। शोभा जी की बात मानकर प्रणव और नताशा एक सर्वेंट के साथ वहां से चले जाते हैं और सर्वेंट प्रणव और नताशा को उनका कमरा दिखा देता है और दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और जैकी दूसरे सर्वेंट के साथ चला जाता है और शोभा जी भी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए किचन की तरफ चली जाती हैं। सभी का इस तरह से नैना को देखकर जाना मन्नत को अच्छा नहीं लगता और नैना की भी आंखों में नमी आ जाती है।